Very good morning to all of you, my dear students. We have already taught the measurement and the importance of measurement. Now, today, I try to describe the branches of physics. Okay, we know that in our day to day life, physics play a very vital role. So, my dear students, first of all, we try to understood the types of a branch of physics. So, mechanics, statics, and dynamics. Mechanics is classified into statics and dynamics. मैकेनिक्स को ही क्लासिफाई किया गया स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स में. स्टैटिक्स इट डील विद बॉडी एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स. स्टैटिक्स का मतलब हुआ जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होता है, जब उसमें फोर्स अप्लाई होता है वो रेस्ट में होता है, यानी जब बॉडी रेस्ट में होता है तो हम उस कंडीशन को स्टैटिक्स कहते हैं. और डायनामिक्स इज डील विद बॉडी अंडर मोशन एंड it is further classified into kinematics and kinetics. और डायनामिक्स क्या होता है? जब बॉडी मोशन में होता है, जब रेस्ट में होता है तो स्टैटिक्स, और जब मोशन में होता है तो डायनामिक्स. और डायनामिक्स को भी दो भाग में बांटा गया है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स. काइनेमेटिक्स क्या हुआ? इट डील विद द मोशन ऑफ बॉडी विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. मोशन का कॉज क्या है इसको कंसीडर नहीं किया जाता है. और काइनेटिक्स क्या होता है? डील विद द मोशन ऑफ बॉडी कंसीडरिंग द कॉज ऑफ देयर मोशन. कोई भी बॉडी मोशन में क्यों है, जब इस बात का चर्चा होता है, ठीक है, तब हम उसको काइनेटिक्स कहते हैं. क्लियर? तो अब देखो फिजिक्स कितना अंडरस्टैंडेबल हो गया. अब हम बात करते हैं मैकेनिक्स की. जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई बॉडी का जो फोर्स है, फोर्स का इफेक्ट है, हम लोग उसको मैकेनिक्स कहते हैं. अब मैकेनिक्स को दो भाग में बांट दिया, स्टैटिक्स और डायनामिक्स में. अब स्टैटिक्स क्या हो गया? जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है, रेस्ट में अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स. और जब डायनामिक्स क्या होता है? जब कोई बॉडी मोशन में होता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स. अब डायनामिक्स को भी बांट दिया गया काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स. काइनेमेटिक्स में हो गया मोशन में है, फोर्स क्यों कैसे अप्लाई हुआ इसका कोई चर्चा नहीं किया जा रहा. ठीक है. बॉडी इन मोशन इज फर्दर क्लास. काइनेमेटिक्स इज डील विद द मोशन ऑफ बॉडी विदाउट कंसीडरिंग द मोशन, विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ फोर्स या कॉज ऑफ मोशन. और काइनेटिक्स क्या हो गया? इसमें कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर किया गया. तो इस तरह से हम लोग फिजिक्स को लेकर चलते हैं. अब कहता है रेस्ट एंड मोशन. अब रेस्ट का मतलब क्या हो गया? रेस्ट का मतलब हो गया जैसे ये घर है, क्या रेस्ट में है? ये घर रेस्ट में है. कोई भी बॉडी रेस्ट में कब कहलाएगा? अ बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट इफ दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव ऑब्जेक्ट्स. रिलेटिव ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना डिस्टेंस चेंज ना करें और रिलेटिव ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट वो अपना पोजीशन चेंज ना करे, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. मोशन में क्या हुआ? टाइम के साथ जब कोई बॉडी अपने आप पोजीशन को चेंज करता है या किसी भी रिलेटिव ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है, तो हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है. अब बात उठती है, क्या है दुनिया में हर एक चीज मोशन में है या क्या दुनिया में ऐसा कोई चीज है जो रेस्ट में है? देखो मैंने क्या कहा. अब अगर तुम पोजीशन की बात करोगे, रिलेटिव ऑब्जेक्ट की बात करोगे, तो मैं बात करता हूँ मून का, मैं बात करता हूँ सन का. अर्थ में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो मोशन में नहीं है. अगर हम बोले कि मून के रिलेटिव्स ये मकान मोशन में है, तो क्या कहोगे? मोशन में है. क्या ये ब्लैक बोर्ड मोशन में है? ये रेस्ट में है या मोशन में है? ये रेस्ट में भी है. रेस्ट में तुम्हारे अगेंस्ट ये रेस्ट में है. लेकिन अगर इसका इंटरफेरेंस इसका अगेंस्ट बॉडी मून हो जाए तो क्या मोशन होगा? हाँ मोशन होगा ना, क्योंकि अर्थ तो रोटेट कर रहा है.
अगर मून की बात करते हैं तो ये रोटेट कर रहा है, तो यानी ये मोशन में है। तो वही कहता है कि मोशन इज रिलेटिव। कहता है मान लो दो पर्सन एक लिफ्ट में बैठा हुआ है, दो आदमी एक लिफ्ट में बैठा हुआ है, लिफ्ट मूव अपवर्ड, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है। द टू पर्सन आर नॉट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मोशन में नहीं है, बट अ पर्सन आउटसाइड द लिफ्ट, जो आदमी बाहर है वो मोशन। अब तुम ट्रेन पे बैठे हुए हैं, हम और तुम ट्रेन पे हैं, हम दोनों मोशन में नहीं है, लेकिन बाहर जितनी भी चीजें हैं वो तो मोशन में है, उसके अगेंस्ट हम मोशन में हैं। बाहर जितनी भी चीजें हैं उसके अगेंस्ट हम लोग मोशन में, ठीक है। तो यही चीज होता है। वही कहता है इन आवर स्टडी ऑफ मैकेनिक्स वी शैल रेफर द बॉडी और ऑब्जेक्ट एज पार्टिकल्स। अगर हम लोग मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम लोग पार्टिकल्स की बात करते हैं, किसी भी बॉडी के पार्टिकल्स की बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी पार्टिकल यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट डायमेंशन आर नेग्लिजिबल। कोई भी चीज पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहलाएगा, जब हम लोग उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। जैसे इन प्लैनेटरी मोशन अराउंड द सन डिफरेंट प्लैनेट्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बी पार्टिकल्स at the distance traveled by them is very large compared to their dimension। उसके डायमेंशन के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो होती है बहुत ही लार्ज होती है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की। स्केलर एवरीथिंग इज ओके। स्केलर, अब देखो ऑल फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्केलर और वेक्टर। कल ही मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जो मेजरेबल होता है वो सब फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। कल याद है ना, हमने कहा था कि जो मेजरेबल है वो फिजिकल क्वांटिटी है, एक प्रॉपर यूनिट के साथ तुम उसको मेजर कर लो, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया, अब तुम दुकान जाओगे, चावल खरीदना है, उसको क्या कहोगे, चावल दो। चावल दो में क्या, एक दाना चावल दो, मुट्ठी चावल दो, कुछ तो बोलोगे ना, कहोगे 5 kg चावल दो। तो यही मैग्नीट्यूड होता है। प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए जिस बेस का हम यूज करते हैं वही यूनिट होता है। तो जब एक प्रॉपर यूनिट और जब एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक प्रॉपर यूनिट के साथ आ जाता है तो वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो केवल मैग्नीट्यूड कंटेन करता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर में डायरेक्शन होता ही नहीं है। अब देखो जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, 7। याद है ना, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, मास का ऐसा यूनिट केजी, टाइम ऐसा यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर ऐसा यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट ऐसा यूनिट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐसा यूनिट मोल, एंड इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा यूनिट कैंडेला। तो जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सब तुम्हारे स्केलर होते हैं, ठीक है। स्केलर में और कुछ आता है, जैसे स्पीड जो होता है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वर्क हम और आगे चर्चा इस पे करेंगे, तत्काल हम अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, कंसीडर ए पर्सन मूविंग इन द ईस्टर्न डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो स्ट्रेट पाथ ए टू बी, अब ए से बी की ओर वो आता है, एट पोजीशन बी ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टू अनदर पोजीशन सी व्हिच इज ड्यू नॉर्थ एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है पार्ट कवर बाय अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडेड एट सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक तरह का न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश कहा गया है। यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है,
एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, किसी भी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया जाता है। मान लो हम अपने घर से निकले, एक टर्न पे आए, दूसरे टर्न पे गए, तीसरे टर्न पे गए, चौथे टर्न पे गए, फिर स्कूल आए, तो जितना भी मैंने ट्रेवलिंग किया वो सारा डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसी में एक टर्म आएगा डिस्प्लेसमेंट, हम उसकी चर्चा करेंगे। ऐसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन या टू पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें डायरेक्शन फिक्स होता है। तो बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब जैसे बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, ए से बी पे आया, बी से सी पे गया, फिर सी से ए पे आया, तो टोटल डिस्टेंस हम कवर कर लिए। टोटल ए से बी जितना गया, बी से सी जितना गया या ए से सी जितना गया वो सब जोड़ देंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा? ए से बी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में डायरेक्शन हमेशा फिक्स होगा। ये बात समझ लो, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी निकालेंगे किसी डायरेक्शन से निकलेगा ना। किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सबसे नजदीक का रास्ता एक ही होगा। ठीक है, तो वहां पे डायरेक्शन फिक्स होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। आगे नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो से। द एरो हेड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एक एरो हेड होगा जिससे हम लोग वेक्टर को किराए को इंडिकेट कर सकते हैं। एरो हेड के द्वारा ही इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, स्केलर क्वांटिटी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर क्वांटिटी कैन बी डन बाय सिंपल अरिथमेटिकल मीन्स। स्केलर क्वांटिटी को जब हम जोड़ एक सिंपल अरिथमेटिक मीन से जोड़ और घटा सकते हैं। लेकिन वेक्टर में क्या होता है? स्पेशल वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई होता है। इसमें स्पेशल वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई होगा, बिना इसके इसको हम लोग नहीं निकाल सकते। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बता ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये कुछ न्यूमेरिकल्स है। एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, टोटल डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है, तो हमने सबको ऐड कर दिया, टोटल डिस्टेंस इसका निकल गया। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए होगा तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हमेशा याद रखना डिस्टेंस जीरो हो सकता, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस क्योंकि एक्चुअल पाथ ट्रेवल, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? अब मान लो हम ए से बी गए, फिर दोबारा बी से ए आ गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? दो गुना। मान लो x किलोमीटर गए, फिर x किलोमीटर वापस आ गए सेम पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। अब मान लो हम यहाँ से ए से बी पे गए, वहीं रुक गए, तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। उसके बाद डिस्टेंस छोटा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस से, बड़ा कभी नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो यही सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। क्या टाइम हुआ? टाइम बताइए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये सारा फैक्टर्स इसमें आता है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपको करने हैं, जो आप लोग करके रखोगे, हम लोग कल आगे देखेंगे। ये देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह दिया हुआ है। अ हॉर्स इज टाइड अ रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर, ठीक है, एंड अदर ऑफ द रोप इज टाइड टू अ पोल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है। व्हेन अब मान लो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक सर्कल फॉर्म करेंगे। आप लोग को अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पर हम लोग एक सर्कल फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये एक सर्कल फॉर्म होगा, ऊपर हो सकता है, एक सर्कल सेमी सर्कल फॉर्म करेंगे।
सेमी सर्कल जब फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे हाफ रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का न्यूमेरिकल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।